नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णा पांडे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के इस क्रम में आज हम 2016 में आए हुए ईवीएस के प्रश्न पत्रों पर विचार करेंगे और उन कॉन्सेप्ट और अवधारणाओं को समझेंगे जिसके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि प्रश्न कहाँ से उद्भूत हुए हैं और आने वाले संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। बिना समय गंवाए आते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या? विकल्प है सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। देखिए, एक शिक्षक के रूप में एक बच्चों के प्रति उसका सबसे बड़ा चीज होता है उसका विश्वास। छात्र, क्योंकि छात्रों का भविष्य एक शिक्षक के रूप में होता है कि वो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में कौन कौन सी भूमिकाएं और कौन कौन से गुण उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं। यदि बच्चा ये जाने कि हमारा भविष्य फला शिक्षक के हाथों में या शिक्षक के हाथों में बहुत ही सुनहरे भविष्य के निर्माण की ओर उन्मुख हो सकता है, तो छात्रों का विश्वास बना रहेगा और वह पूरी लगन के साथ उसमें अध्ययन यानी सीखने में अपना सहयोग करेंगे। तो हमारा आंसर होगा सेवा नहीं, वेतन नहीं, गर्व नहीं, छात्रों का विश्वास। एक शिक्षक के लिए सबसे बहुमूल्य निधि है उसके छात्रों का विश्वास। अगला प्रश्न है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। देखिए, जब हम कोई हाइपोथेसिस रखते हैं और उसके आधार पे कोई प्रयोग करते हैं और बार बार समान रिजल्ट मिले, तो जब समान रिजल्ट बार बार मिलता है तो वह कहलाता है सिद्धांत। वो क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा सिद्धांत। यानी हम कोई भी प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करने के उपरांत एक ही प्रयोग करने के उपरांत बार बार एक ही रिजल्ट मिल रहा है तो उसे कहते हैं सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो देखिए, पहला विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख। देखिए, विचार गोष्ठी का मतलब है कि आपस में समूह में डिस्कशन करने का माहौल उपलब्ध किया जाए और प्रोजेक्ट मेथड यानी उन्हें कार्य करें यानी करके सीखने की ओर प्रेरित किया जाए। तो ऐसा आंसर केवल हमारे एक ही विकल्प में है, विचार गोष्ठी और यहाँ प्रोजेक्ट। तो ज्यादा देखा जाए तो विचार गोष्ठी तो दो विकल्पों में है, लेकिन प्रोजेक्ट यानी करके सीखने का मौका दे रहा है, तो हमारा आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर। पहला इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहां पर पुनः देखिएगा कि जितने भी क्लासें हुई हैं उनमें ग्रीन हाउस से संबंधित गैसें जरूर आई हैं, ऐसा प्रश्न हमें हमेशा मिला है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? कि ऐसी गैसें जो वायुमंडल में यानी सूर्य की जो गर्मी है वो पृथ्वी के वायुमंडल में रोक के रखती है, उसे वापस नहीं जाने देती है और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। उन्हें उन गैसों को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें, जिसमें हमने कई गैसों के बारे में पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ। ठीक, तो इसमें देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये तो है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, मीथेन भी है, लेकिन हीलियम ये वायुमंडल में तो है लेकिन ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा आंसर होगा सी। आइए हम उन ग्रीन हाउस गैसों का एक रख दिए हैं ताकि आप जानें कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी और कैसे। देखिए, सूर्य हमारा है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा तो आ रही है। अब इन ऊष्माओं को ये जो लेयर है यही है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये तापमान को ऊपर नहीं जाने दे रही हैं, उन्हें वापस रोक रोक के अंदर की ओर वापस कर दे रही हैं, तो जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसमें कौन कौन सी हैं? एक है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेज यानी अन्य जो गैसें हैं, कार्बन फ्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प। तो सबसे बड़ी मात्रा में 16% की बात करें तो वह होता है हमारा जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसों के रूप में। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। जूल जो है हमारी ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन ये हमारे बल का मात्रक है और डेसिबल डेसिबल है जो ध्वनि का मात्रक है। यानी ध्वनि प्रदूषण का मापन हम किससे करते हैं? इस डेसिबल से। अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यानी बर्फों, देखेंगे कि बर्फीले इलाकों में
वहाँ नदियाँ नहीं होती हैं, लेकिन बर्फ की नदियाँ होती हैं। उन बर्फ की नदियों को ही हिमानी कहा जाता है। आप इनमें विकल्प दिया गया लेपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। देखिए वी आकार की घाटी इंग्लिश में है और यहाँ ये यू इस तरह से। इसी वी आकार की घाटी में जब हिमानी गिरती है तो उसे काट छांट कर यू आकार में परिवर्तित कर देती है, तो हिमानी निर्मित आकृति हुई यू आकार की घाटी। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और साथ ही भारत के नक्शे में विभिन्न नदियों के अगर हम समझ लें तो ऐसे बनने वाले सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो क्यों ना इस प्रश्न को हल करने से पहले हम भारत के नक्शे और उनसे इन 4 नदियां जो दी गई हैं इनकी स्थिति को देख लें। आइए, यह है भारत का नक्शा और इस भारत के नक्शे में ये जो नदी है यही है नर्मदा नदी। ठीक, ये है नदी ताप्ती नदी और हमारे भारत के नक्शे में इस वाले क्षेत्र को, ये जो पूरा बड़ा समुद्री क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? अरब सागर। और इसके पूर्व भारत यानी भारत के पूर्वी क्षेत्रों में जो स्थित सागरीय क्षेत्र है उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और सिंधु नदी देखिए ये है, इसकी कई सहायक नदियां हैं, इसमें आकर के मिलती हैं कहाँ? गिरती हैं अरब सागर में। और ये है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये भारत है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए तो भारत क्या है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर जो नदी ध्यान दीजिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियां ये भारत के कहाँ पर चलती हैं? पश्चिम की ओर चलती हैं, क्योंकि ये 2 पर्वतों के भी मध्य से दोनों नदियां होकर गुजरती हैं। और स्वर्ण रेखा नदी ये कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में इधर देखिए, यहाँ तो अरब सागर है, अरब सागर में सिंधु नदी भी गिर रही है, नर्मदा ताप्ती भी गिर रही है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो हमारा आंसर होगा कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। देखिए बच्चा एक अबोध बालक है, वो गलती तो करना उसके स्वाभाविक है। हमें क्या करना होता है कि उनके विश्वास को बनाए रखने हुए और उन्हें सहज स्थिति में रखते हुए उनके भविष्य को निर्माण किया जाए। उनमें जो गलतियां हो रही उन्हें सुधार करने का उन्हें अवसर दिया जाए, उन गलतियों से वो सीखें। तो इन सभी में देखा जाए तो अनियमितताएं तो हैं और उनके कारणों को जानकर, यानी कारण जानिए कि क्यों बच्चा ऐसा गलती कर रहा है और उसे सही मार्गदर्शन देना। हमारा आंसर होगा सी, यानी बच्चों की अनियमितताएं यानी उसकी जो अनियमितताएं हैं उसके कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना एक शिक्षक के रूप में सुधारात्मक उपाय हो सकता है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। देखिए भोपाल में 2 मुख्य झीलें हैं, उन्हीं झीलों के कारण भोपाल को हम मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? उसे झीलों का शहर कहते हैं। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, तो आंसर हुआ ए भोपाल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? देखिए यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जो सागर है, इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला है लाल सागर, काला सागर, अरब सागर और भूमध्य सागर। चारों की स्थिति देखें और अगर यदि इन्हें नक्शे के आधार पर समझने का प्रयास करें तो बेटर समझ सकते हैं कि अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करेगा। ये देखिए पूरे विश्व के नक्शे में वो पोर्शन है जहां भूमध्य सागर स्थित है। ये जो एरिया देख रहे हैं ये भूमध्य सागर का है और यहाँ है अटलांटिक महासागर, ये वाला एरिया। यहाँ है आपकी जल क्या है, एक संधि है जिसे कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर। और ये जो ऊपर स्थलीय क्षेत्र देख रहे हैं ये सभी यूरोप का हिस्सा है और नीचे है अफ्रीका, यानी मोरक्को,
अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, जो मिस्र एरिया है, ये सभी यूरोप हैं और ये अफ्रीका। तो दोनों के मध्य में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो आंसर तो होगा हमारा भूमध्य सागर ही। और यहाँ ये देखेंगे तो काला सागर इधर है, ठीक। और कौन सा ऑप्शन और था? काला सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, अरब सागर। ये देखिए लाल सागर इधर है, ये कहाँ कर रहा है? एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है। और भूमध्य सागर, तो हमारा आंसर होगा अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला वह है भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। उसी मीटिंग को याद रखने के लिए हर वर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ओजोन दिवस कौन सा होगा आंसर? 16 सितंबर। अगला प्रश्न, इसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। पिछली क्लासों में हमने जाना था कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड है उसमें उत्पादक सबसे नीचे, उसके बाद यानी पत्तियां, घास फूस, उन्हें खाने वाले जो उपभोक्ता थे उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा गया। यानी पत्तियों, वनस्पतियों का जो भक्षण करेगा वो तो शाकाहारी हो गए। तो कौन कहलाएगा? वह है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो हमेशा क्या होगा? शाकाहारी होगा। इसी को समझने के लिए देखिए, अपघटन हो गए, यानी हमारा जो उत्पादक है वह कौन सी है? वनस्पतियां, हरे पौधे। ये जब सड़ती गलती है इन्हें कहते हैं डिकम्पोजर कराते हैं। और इन्हें खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, जो सब्जियों को खा रहा है यानी साग सब्जियों को खा रहा है वो कौन कहलाएगा? ये हमेशा शाकाहारी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता, ये क्या होगा? हमेशा मांसाहारी होगा। और इससे ऊपर भी मांसाहारी ही होंगे। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यानी जब कार्बन, फास्फोरस, जलवाष्प, ये सभी वायुमंडल में कैसे संचरण करते हैं? वायुमंडल में जाएं और फिर स्थलमंडल पे आए, ये जो चक्र होता है इस चक्र को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र। आइए इनमें एक बार और ध्यान से देखें क्या क्या है। जैसे जल चक्र की बात करें तो संघनन की क्रिया के उपरांत जब वर्षा होती है तो जल क्या होता है? पृथ्वी पर गिरता है, कुछ नदियों के माध्यम से महासागरों में चल जाता है, वाष्पन की क्रिया के माध्यम से पुनः वायुमंडल में। ठीक उसी प्रकार से कार्बन चक्र, कार्बन के हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। वैसे पौधे उस ऑक्सीजन का प्रयोग अपने ऊपर लेते हैं, फिर वही जीवाश्म के माध्यम से नष्ट होकर के फिर मिट्टी में मिलते हैं और यही क्रिया हमेशा चलती रहती है, होगा कार्बन चक्र। वैसे फास्फोरस चट्टानों के टूटने फूटने से जो फास्फोरस बना है वो चलता है मिट्टी में, जल से जाता है, फिर वापस पौधों के माध्यम से जमीन में पुनः चला जाता है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं यानी इन तत्वों का वायुमंडल में जाना, जीवों के माध्यम से होते हुए पुनः मिट्टी में मिलना, ये जो चक्र बन रहा है वही है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन पर्यावरण स्नेही है, यानी ऐसा ईंधन जो पर्यावरण को कम क्षति पहुंचाए। डीजल धुआं देता ही गाड़ी, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। कोयला सबसे ज्यादा धुआं, लेकिन हाइड्रोजन जो है इन सभी विकल्पों में सबसे शुद्ध है। तो सबसे पर्यावरण के लिए सबसे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक कौन है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। देखिए संकटग्रस्त, कोई ग्रस्त आप देखते होंगे प्रश्न न्यूज़पेपर में या अभी कई प्रश्नों में कुछ होते हैं संकटग्रस्त, कुछ होते हैं संकटापन्न, कुछ होते हैं विलुप्त। ये सब जो सूचियां हैं या इनकी कैटेगरी है, बांटता कौन है? वो बांटता है एक संस्था है IUCN। IUCN वही संस्था है जो एक क्या करती है, ये रेड डाटा बुक जारी करती है। क्या करती है? रेड डाटा बुक। इसी रेड डाटा बुक में कोई जंतु संकटग्रस्त है या संकटापन्न है या विलुप्त होने वाला है तो उन्हें जारी करने वाला और उन्हें मॉनिटर करने वाला कौन संस्था है? अंतरराष्ट्रीय
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर उसका नाम है। और यहाँ पूछ रहा है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है, वह है हमारा आंसर चीन में। ये संकटग्रस्त है और चीन में पाया जाता है। निम्नलिखित इस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए 3 दिसंबर 1984 यानी 2 से 3 दिसंबर 1984 भोपाल में जो एक कार्बाइड कंपनी थी उसी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हो गया और ये बहुत बड़ी पर्यावरणीय जो घटना थी, औद्योगिक घटना थी, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। आइए एक डायग्राम के माध्यम से उसे समझते हैं। ये वही भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित एक छवि है जिसमें आसपास की बस्तियां जब यूनाइटेड कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। इससे हुआ क्या? हजारों मौतें, आंखों में जलन, सांस फूलना, दीर्घकालिक प्रभाव क्या क्या हुए? कैंसर, जन्मदोष, आंखों की क्षति, पीढ़ियों तक असर। आज भी वहां की पीढ़ियों में कुछ न कुछ जो है शारीरिक दोष उत्पन्न होते रहते हैं। कई चीजें हैं, लेकिन आपको जानना क्या है कि नाम है इसका भोपाल गैस त्रासदी। कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984 में। और कौन सी गैस थी? कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड और जो गैस थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट। जानते रहिएगा, गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट। कहाँ हुआ? भोपाल में। कौन सी कंपनी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। डेट कौन सी थी? 2 से 3 दिसंबर 1984। आइए आंसर क्या है इसमें हमारा कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? वह था हमारा आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट। आइए अगले प्रश्न की ओर। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। देखिए क्रिसमस क्या है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी ऐसे है और इसे 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा। इस वाले भाग को कहा गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री अंश हो गया और ये 23.5 अंश अक्षांश रेखा और वैसे ही 23.5 अंश अक्षांश रेखा। ठीक, ऊपर वाले यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश को क्या कहा गया? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा कहा गया। और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखेंगे तो यहां कहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में। कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, यहां। अब ऑस्ट्रेलिया यहां है और हमें पता है कि जो क्रिसमस त्योहार आता है कब आता है? 25 दिसंबर को। कब आता है? 25 दिसंबर। और ये जानते हैं आप 25 दिसंबर मतलब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है और 25 दिसंबर जब ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ उसी का अपोजिट होगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ क्या होगा? गर्मियों में। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति इसमें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में है, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में, जापान भी उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्थिति जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण जब यहाँ क्रिसमस त्योहार मनाया जाएगा तो वह 25 दिसंबर, और ये 25 दिसंबर में यहाँ गर्मी होगी और यहाँ ठंडी। तो इसलिए प्रश्न बना है कि गर्मियों में मनाया जाता है क्या क्रिसमस का त्योहार? तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? कई बार इसे बारे में पढ़े हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह है गुजरात में और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो यह शेरों के लिए है और वहाँ इसका संरक्षण होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। मरुस्थलीय क्षेत्र यानी जहां पर पानी कम और गर्मी ज्यादा हो। ठीक, तो ऐसे में कौन से ऐसे पादप हैं जो अपने आप को वहां सरवाइव कर पाए? तो देखेंगे मरुस्थल का नाम सुनते ही आपको कंटीली झाड़ियां, कैक्टस, ये सभी याद आते हैं, है ना? और सही में है कि वहां पर कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि ताकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से जल की क्षति कम से कम हो। तो इसमें कहाँ है? कैक्टस। तो हमारा जो कैक्टस है वही मरुस्थलीय
क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। अगला प्रश्न कि ग्रीन मफलर संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये आपको मिलेगा यूपी टेट में। तो ग्रीन मफलर क्या है कि सड़कों पर देखेंगे कि तो वृक्षों की कतारें लगा दी जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उस ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लें पेड़, और जिससे ध्वनि प्रदूषण को राहत मिले, और इसी को कहा गया ग्रीन मफलर, यानी हरा मफलर। किसके लिए? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, पृथ्वी पर भूमंडल ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यह आंसर तो आप आंख मूंद के दे सकते हैं। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है। तो सब पृथ्वी नहीं, अपने जो सौरमंडल है उसमें सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वह है सूर्य। ठीक। अगला प्रश्न है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन वरुण का, बुध का, शनि का, शुक्र का। एक दिन हमने सौरमंडल की क्लास ली थी, उसमें पूरे अपने सौरमंडल के यानी कौन कौन से ग्रह थे, यानी सूर्य था, 8 ग्रह थे। 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक। सूर्य से सबसे नजदीक कौन था? बुध। दूसरे नंबर पे शुक्र। बुध और शुक्र को हमने पढ़ा था, इसके कोई उपग्रह नहीं थे। पृथ्वी का एक उपग्रह था, वह है चंद्रमा। तो यहाँ पर और वरुण में है, लेकिन टाइटन की बात पूछ रहा है। ये टाइटन किसका उपग्रह है? वह शनि का। ठीक है, ये जानते रहिएगा। सूर्य से सबसे निकट कौन है? बुध। और सबसे दूसरे नंबर पे कौन है? शुक्र। पृथ्वी कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। बायोडीजल यानी ऐसा उत्पाद जिसके माध्यम से हम ईंधन का रूप में प्रयोग कर सकें। कपास ईंधन का उपयोग नहीं हो सकता, गन्ना भी नहीं करते हैं, आलू का भी प्रयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं, लेकिन जेट्रोफा एक है, ये बायोडीजल पौधा है। ठीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को ही छाता विधान भी कहते हैं। यानी जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके बाद अपने पर्यावरणीय दायित्वों को उत्पन्न करते हुए अपने यहाँ संरक्षण के लिए एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1982, 86, 1992, 1996। तो 1986 में आया था, और इसका नाम अगला था, हमने बताया, छाता विधान। अगला प्रश्न, भूमंडलीय तापन का कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। देखिए, भूमंडलीय तापन हमने अभी इसके पहले पढ़ा प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग, यानी वायुमंडल में तापमान के बढ़ने के लिए क्या है? कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि। हिमनद कैसे बढ़ेगा? अगर वायुमंडल तब बढ़ेगा तो हिमनद कम होंगे, ये तो आंसर नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, बिल्कुल ये हमारा आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, जब कमी होगा तो यानी ठंड बढ़ेगा, बर्फ बढ़ेगा, तो यह नहीं। वनों में वृद्धि, वनों वृद्धि से ही पर्यावरण सकारात्मक है, लेकिन ये आंसर नहीं होकर के हमारा आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि जो भूमंडलीय तापन का कारण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन वायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश वायोम, सवाना वायोम। देखिए, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? जहां तापमान भी अधिक हो, वर्षा भी अधिक हो। आपको पता है ये दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी? विषुवत रेखा के आसपास। तो विषुवत रेखीय जो प्रदेशों में सर्वाधिक मात्रा में ताप मिलता है, यानी सूर्य की किरणें वहां पर हमेशा जो है सीधा लंबवत चमकती हैं, और दोपहर के बाद वहां हमेशा बारिश हो जाती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा वनों में ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ तापमान भी अधिक, वर्षा भी अधिक, इसलिए जैव विविधता भी अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। यहाँ लावा कहने कहा जा रहा है, यानी ज्वालामुखी की क्रिया के माध्यम से जो मैग्मा निकलता है, उसके माध्यम से जिस मिट्टी का निर्माण हो रहा है उसे कहा गया काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को
पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं? हमने जान रहे हैं कि वह है ओजोन परत। हमने देखा था कि सूर्य पृथ्वी के जो वायुमंडलीय किरण परतें हैं उसमें 5 परतें थीं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो समताप मंडल जो है उसी में पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत जो है परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। तो हमारा आंसर होगा समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, यही परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और इस समताप मंडल में हमारी पाई जाती है ओजोन लेयर। यही क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उसने गंगा को सुधार करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया। शायद 1985 की डेट थी, श्योर नहीं, लेकिन 1985 ही था जब गंगा के जल को शुद्धिकरण यानी उसकी क्वालिटी के लिए गंगा एक्शन प्लान यानी गंगा कार्य योजना लाई गई थी। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, ओक। तो आपको पता है नीम का पौधा जो है ये एक जैविक कीटनाशक है और नीम का पौधा जो है कई हमारे रोगों से निदान के लिए भी आवश्यक है और हमारे गांव में तो हर घर में एक नीम का पौधा मिल ही जाता है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नई क्लास में और धन्यवाद। जय हिंद।